नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही अजीब मतलब बहुत पुराना दस्तावेज है। ये सीपिया के बारे में है, जो कटलफिश नाम के एक समुद्री जीव से मिलने वाली चीज है। अब ये सुनने में किसी बायोलॉजी क्लास जैसा लग सकता है, पर असल में ये दस्तावेज एक दवा के बारे में कम और एक खास तरह के इंसान की पूरी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश ज्यादा करता है। और इसमें ना एक बहुत बड़ी पहेली है, एक ऐसा विरोधाभास जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाता है जो इतना थका हुआ और दुनिया से उदासीन है कि उसके लिए सोचना भी एक मेहनत का काम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे आराम सिर्फ जोरदार कसरत मतलब इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी से मिलता है। तो आज हमारी कोशिश इसी गुत्थी को सुलझाने की है। ये क्या मामला है कि कोई पूरी तरह से सुस्त हो लेकिन उसकी हालत सिर्फ भाग दौड़ करने से ही सुधरती है। चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है, क्योंकि ये दस्तावेज हमें सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं देता, बल्कि एक जीती जागती उलझी हुई शख्सियत की कहानी सुनाता है। हाँ। इसकी शुरुआत ही एक खास तरह के इंसान के जिक्र से होती है, हाँ। जिसके काले बाल हों, मजबूत कदकाठी हो, लेकिन स्वभाव से वो शांत और सरल हो। ये पहली नजर में ही शारीरिक बनावट को सीधे स्वभाव से जोड़ रहा है, जो अपने आप में एक अलग नजरिया है। हाँ, और जब हम भावनात्मक तस्वीर में और गहरे उतरते हैं तो ये मामला और भी उलझ जाता है। एक तरफ तो बहुत गहरी उदासी और रोने की इच्छा का जिक्र है। हाँ। अकेले रहने से डर लगता है। हाँ। लेकिन साथ ही अपने दोस्तों और परिवार से मिलने का भी मन नहीं करता। ये तो बहुत अजीब कश्मकश है। ये एक क्लासिक कैच-22 वाली स्थिति है। आप अकेले नहीं रहना चाहते क्योंकि डर लगता है, हाँ। लेकिन आप किसी के साथ भी नहीं रहना चाहते क्योंकि आपको किसी से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। सही। यही इस प्रोफाइल की मनोवैज्ञानिक जटिलता है। ये सिर्फ मूड खराब होना नहीं है। दस्तावेज में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है, अपने काम और परिवार के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाना। अच्छा। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी कुछ महसूस ना करना जिन्हें वो कभी सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ये तो बहुत गहरा है। मतलब ये सिर्फ एक बाहरी दुनिया से कटना नहीं है, ये तो अपने अंदर की दुनिया से ही कट जाने जैसा है। और इसी के साथ कुछ और आदतें भी बताई गई हैं, जैसे कि लालची और कंजूस हो जाना। पर जो बात मेरे दिमाग में अटक गई वो है आलस्य के बारे में। ये कोई आम सुस्ती नहीं है। नहीं। दस्तावेज कहता है ना काम करने का मन, ना खेलने का, यहाँ तक कि सोचना भी एक मेहनत का काम लगता है। वो जो सोचना भी मेहनत का काम लगता है ना, हाँ। वो इस पूरी पहेली का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, ये एक गहरी मानसिक जड़ता है, जिसे हम मेंटल फॉग या ब्रेन फॉग भी कह सकते हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, वो थक्कर चूर हो चुका है। और यहीं पर हमारी पहेली और गहरी हो जाती है। अगर दिमाग इतना थक चुका है तो फिर जोरदार कसरत से आराम कैसे मिल सकता है? ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? यही तो सवाल है। ऐसा लगता है जैसे शरीर और मन अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। खैर, शायद कुछ शारीरिक लक्षणों से हमें कोई सुराग मिले। दस्तावेज में कुछ बड़े ही अजीब शारीरिक संकेतों का जिक्र है, जैसे सिर में दर्द होना, लेकिन वो कोई मामूली दर्द नहीं, बल्कि भयानक झटकों जैसा दर्द जो अंदर से बाहर की तरफ महसूस हो। पर सबसे अजीब बात तो चेहरे के बारे में लिखी है। ये किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। हाँ। दस्तावेज का दावा है कि आप किसी का चेहरा देखकर ये बता सकते हैं कि उसे अंदरूनी तौर पर, खासकर गर्भाशय से जुड़े कोई समस्या है। ये कैसे मुमकिन है? ये इस दस्तावेज के नजरिए का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कहते हैं कि नाक और गालों के ऊपर एक पीलापन छा जाता है, जो दिखने में घोड़े की काठी जैसा लगता है। अच्छा। और वो इसे सिर्फ एक निशान नहीं मानते, बल्कि एक मुखबिर चेहरा कहते हैं। मुखबिर चेहरा? हाँ, यानी एक ऐसा चेहरा जो शरीर के अंदर छिपी बीमारियों की चुगली कर रहा हो। आज के दौर में यह हमें अजीब लग सकता है, लेकिन ये उस सोच को दिखाता है जहां शरीर को एक पूरी इकाई के तौर पर देखा जाता था, जहां हर बाहरी संकेत का कोई ना कोई अंदरूनी मतलब होता था। अच्छा, तो ये मुखबिर चेहरा सिर्फ एक हिस्सा है, और भी ऐसे बाहरी संकेत हैं, जैसे मेनोपॉज के दौरान या पुराने सिरदर्द के बाद बहुत ज्यादा बालों का झड़ना। जी। और एक बहुत ही अजीब लक्षण है, गर्दन के पास पहने हुए कपड़े जैसे कॉलर बहुत ज्यादा कसे हुए महसूस होते हैं, इतना कि उन्हें बार बार खींचकर ढीला करना पड़ता है।
ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी भी तरह के बंधन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और ये बंधन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, त्वचा पर भी इसका असर दिखता है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर अलग अलग जगहों पर दाद का होना, जिसे हर्पीज सर्सिनेटिस कहा गया है। अच्छा। तो अगर हम इन सब सुरागों को जोड़ें, पीला चेहरा, झड़ते बाल, कसा हुआ कॉलर, त्वचा पर निशान, तो एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसे शरीर की जो अंदरूनी तौर पर किसी दबाव या ठहराव से जूझ रहा है और उसके संकेत बाहर भेज रहा है। ठहराव और दबाव, ये शब्द मुझे इस दस्तावेज के मूल विषय की तरफ ले जाते हैं, जो महिला स्वास्थ्य से जुड़ा लगता है। इसमें सीपिया को एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया है, धोबिन का उपाय। धोबिन का उपाय, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, द वॉशर वुमेन्स रेमेडी। ये नाम हमें एक बहुत जरूरी सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ देता है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में एक धोबिन का जीवन कैसा होता होगा। बहुत मुश्किल। घंटों तक खड़े रहना, झुकना, भारी गीले कपड़े उठाना, हाथों से रगड़ना, ये बहुत ही ज्यादा शारीरिक मेहनत का काम था। ये उपाय उन समस्याओं से जुड़ा है जो इस तरह की लगातार मेहनत और शारीरिक तनाव से पैदा होती है। दस्तावेज खास तौर पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और स्तनपान के दौरान होने वाली परेशानियों पर ध्यान देता है। बिल्कुल, इसमें लगभग हर तरह की माहवारी से जुड़ी गड़बड़ी का जिक्र है, चाहे वो जल्दी हो, देर से, कम हो या ज्यादा। ये महिला जीवन के उन पड़ावों को संबोधित कर रहा है जहां शरीर पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। और ये दबाव सिर्फ बाहरी नहीं है, अंदरूनी तौर पर महसूस होने वाली संवेदनाएं तो और भी ज्यादा अजीब है। जैसे अंदरूनी हिस्सों में एक गेंद जैसी सनसनी का महसूस होना। गेंद जैसी? हाँ, ये कोई हल्का पुल्का दर्द नहीं, बल्कि एक ठोस चीज के होने का एहसास है। लेकिन सबसे खास जो लक्षण बताया गया है वो है नीचे की तरफ एक लगातार दबाव महसूस होना। अच्छा। जैसे सब कुछ श्रोणी यानी पेल्विस से बाहर निकल जाएगा। और उस एहसास की तीव्रता देखिए। दस्तावेज कहता है कि इस दबाव को रोकने के लिए मरीज को अपने पैरों को कसकर क्रॉस करके बैठना पड़ता है। ये कितना सटीक और सजीव विवरण है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लक्षण नहीं बता रहा, बल्कि उस इंसान के व्यवहार को भी दिखा रहा है कि वो उस असहनीय एहसास से निपटने के लिए क्या कर रहा है। हाँ, ये एक तरह से अपने शरीर को बिखरने से रोकने की कोशिश है। ये बहुत समझ में आती है। और इसी दबाव के साथ सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जैसे ही व्यक्ति चलता है या सीढ़ियां चढ़ता है, सांस फूलने लगती है। तो एक तरफ शरीर में नीचे की ओर खिंचाव है और दूसरी तरफ सांस ऊपर की ओर अटक रही है। ये तो पूरे शरीर में एक जंग जैसी स्थिति है। बिल्कुल, और इसी जंग से जुड़ा एक और लक्षण है पेट में एक अजीब से खालीपन की भावना, जिसे दस्तावेज में ऑलगॉन फीलिंग कहा गया है। अच्छा, ऑलगॉन फीलिंग। जैसे अंदर सब कुछ खोखला हो गया हो और ये खालीपन सिर्फ खाना खाने से ही कुछ देर के लिए भरता है। मतलब ये शारीरिक और भावनात्मक खालीपन का एक मिला जुला रूप हो सकता है। शायद वही खालीपन जो उन्हें अपने प्रियजनों के लिए महसूस होता है, वही खालीपन पेट में भी महसूस हो रहा है। तो शरीर के अंदर ये जो ठहराव, दबाव और खालीपन की भावना है, वो सिर्फ अंदरूनी अंगों तक ही सीमित नहीं है। दस्तावेज के मुताबिक ये पाचन तंत्र में भी दिखती है। जैसे कब्ज का जिक्र है, जिसमें मल गांठदार और सख्त होता है और उसे निकालने में बहुत मुश्किल होती है। और उसके बाद भी मलाशय में दर्द बना रहता है, जैसे वहां अभी भी कुछ फंसा हुआ है। अच्छा। ये फिर से उसी गेंद जैसी सनसनी से जुड़ता है। ये सारे लक्षण एक ही कहानी कह रहे हैं, ठहराव की कहानी। सही। चाहे वो पाचन तंत्र का ठहराव हो, गर्भाशय में दबाव हो या फिर भावनाओं का रुक जाना हो, सब कुछ एक जगह आके अटक गया है, जाम हो गया है। और अब हम अपनी शुरुआती पहेली के और करीब आ रहे हैं। अगर शरीर में सब कुछ रुका हुआ और जाम है, तो शायद उसे चलाने के लिए एक बहुत बड़े धक्के की जरूरत होगी। एक जोरदार कसरत जैसे धक्के की। ये तो समझ में आता है, लेकिन इससे पहले एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा, और वो है पेशाब के बारे में दिया गया विवरण। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा बारीक है। लिखा है कि पेशाब में लाल मिट्टी के रंग की एक परत जम जाती है। अच्छा। जो बर्तन में ऐसे चिपक जाती है जैसे उसे जलाकर चिपकाया गया हो, और वो इतनी बदबूदार होती है कि उसे कमरे में रखना मुश्किल हो जाता है। कोई इतनी छोटी सी बात पर इतना ध्यान क्यों देगा? ये उस समय की अवलोकन शक्ति को दिखाता है। सही बात है। आज हमारे पास तरह तरह के टेस्ट हैं, लेकिन तब डॉक्टर या वैद्य इन्हीं छोटे छोटे संकेतों पर निर्भर रहते थे।
ये बारीकियां बताती हैं कि लिखने वाला हर बदलाव को कितनी गंभीरता से देख रहा था। बिल्कुल। इसी तरह बच्चों के बिस्तर गीला करने का भी जिक्र है, लेकिन उसमें भी एक खासियत है। ये पहली नींद के दौरान होता है। अच्छा, सिर्फ पहली नींद। हाँ, समय का ये विशिष्ट उल्लेख दिखाता है कि हर चीज को बहुत ध्यान से दर्ज किया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। एक तरफ गहरी मानसिक और शारीरिक सुस्ती, उदासीनता, अंदरूनी दबाव और ठहराव। दूसरी तरफ इन सब चीजों का एक ही इलाज है, जोरदार कसरत। ये कैसे काम करता है? दस्तावेज के मुताबिक दोपहर या शाम में ठंडी हवा में या आराम करने पर हालत बिगड़ जाती है। ये बहुत ही अजीब है कि आराम करने से तकलीफ बढ़ रही है। ये बहुत ही अजीब है। यहीं पर इस प्रोफाइल का असली रहस्य छुपा है। अगर हम इन सभी लक्षणों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका शरीर और मन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मन पूरी तरह से थक चुका है, वो रुकना चाहता है, उसे सोचना भी भारी हकता है, लेकिन शरीर में एक बेचैनी है, एक ठहराव है जिसे वो तोड़ना चाहता है। उसे हरकत चाहिए, उसे दौड़ना है। वाह! ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसका इंजन तो पूरी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन ब्रेक कसकर लगे हुए हैं। वाह! ये तो एक बेहतरीन एनालॉग है। तो जोरदार कसरत एक तरह से उन ब्रेकों को जबरदस्ती छुड़ाने जैसा है। बिल्कुल। जब व्यक्ति जोरदार कसरत करता है तो वो अपने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देता। वो शारीरिक रूप से इतना थक जाता है कि मानसिक जड़ता टूट जाती है। अच्छा। शरीर का ठहराव टूटता है, सर्कुलेशन बेहतर होता है, और शायद इसी वजह से वो दवा वाली भावना कम हो जाती है। तो इसीलिए बिस्तर की गर्मी या गर्म सिकाई से भी आराम मिलता है। हाँ, क्योंकि वो भी शरीर में हरकत और गर्माहट पैदा करती है। जबकि आराम करना यानी कुछ न करना उस ठहराव को और बढ़ाता है, जिससे मन और शरीर दोनों की हालत बिगड़ जाती है। तो ये पूरी उदासीनता और आलस्य एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है कि अगर मैं कुछ करूंगी ही नहीं तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं होगा। ये एक बहुत गहरी बात है। हो सकता है। दस्तावेज में एक और दिलचस्प बात लिखी है। ये उन लोगों में तंबाकू के ज्यादा सेवन के बुरे असर को कम करता है जो गतिहीन जीवन जीते हैं और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा। ये फिर से उसी तनाव की ओर इशारा करता है। शरीर स्थिर है लेकिन दिमाग लगातार चल रहा है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो शायद इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सीपिया का ये प्रोफाइल किसी दवा का विवरण कम और एक गहरे आंतरिक संघर्ष की कहानी ज्यादा लगता है। एक तरफ भावनात्मक विरोधाभास है, अकेलेपन का डर भी और लोगों से दूरी भी। बिल्कुल। दूसरी तरफ मुखबिर चेहरे जैसे अनोखे शारीरिक संकेत हैं जो अंदर की कहानी बाहर बता रहे हैं। और इन सब के केंद्र में है वो पहेली, गहरी सुस्ती और जोरदार कसरत से मिलने वाला आराम। बिल्कुल सही। ये दस्तावेज एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां कुछ भी अलग थलग नहीं है। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षण एक दूसरे में गहराई से गुंधे हुए हैं। वो धोबिन का उपाय वाला नाम सिर्फ एक कहावत नहीं है, वो हमें याद दिलाता है कि कैसे लगातार शारीरिक परिश्रम, सामाजिक दबाव और जीवन के पड़ाव किसी इंसान के तन और मन दोनों पर असर डालते हैं। बिल्कुल। कि उस युद्ध की कहानी है जहां शरीर चलना चाहता है लेकिन मन ने उसे रोक रखा है। और इसी बात पे मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। दस्तावेज ये तो बताता है कि जोरदार कसरत से राहत मिलती है, हाँ। लेकिन वो ये भी कहता है कि उस व्यक्ति में कुछ करने की इच्छा ही मर चुकी है, वो आलसी है। तो सवाल ये उठता है कि वो इंसान उस कसरत तक पहुंचेगा कैसे? अगर इलाज वही चीज है जिसे करने से आपका मन आपको सबसे ज्यादा रोक रहा है, तो ये किस तरह के रोजमर्रा के संघर्ष की ओर इशारा करता है? ये सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है।